नमस्कार, एग्रीमीटर के खास शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर में हम विशेष तौर पर बातचीत करने वाले हैं सरसों को लेकर के, क्योंकि सरसों में लगातार कई सारी अपडेट्स आ रही हैं। तो हमने कहा इस बार का विशेष कार्यक्रम हम सरसों को लेकर करते हैं। दरअसल बीते एक महीने में सरसों की कीमतों में मजबूती देखने को मिल रही है। ऐसे में कारोबारियों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बाकी आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं को लेकर के हम डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। और इस चर्चा में हमारा साथ देने के लिए जुड़ रहे हैं एग्रोकॉप इंटरनेशनल के हेड रिसर्च इंद्रजीत पॉल जी। इंद्रजीत सर, बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सर, तो सर, पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि अगर हम बुआई की बात करें तो करीब 6% के आसपास का इंक्रीमेंट जो है वो लास्ट ईयर के मुकाबले देखने को मिल रहा है। क्या अभी जो भाव है वो एमएसपी के ऊपर होना क्या आपको जो है इशारा कर रहा है? क्या इससे किसान जो है खेती के लिए ज़्यादा प्रेरित होंगे? इसको लेकर के आप आउटलुक किस तरीके से देख रहे हैं? आगे बुआई में और तेज़ी देखने को मिल सकती है या कमी देखने को मिल सकती है? इसका असर प्राइसेस का आप बुआई और खेती पर कैसे देख रहे हैं? सरसों की बुआई अगर हम देखें तो जो लास्ट रिपोर्ट आई थी गवर्नमेंट की, लगभग 73.8 लाख हेक्टर्स में बुआई हो चुकी थी। और वो कुल मिला के 6% के आसपास अपसाइड ही था। और इसका यही रीज़न है कि एक तो इस बार जो सॉइल मॉइस्चर है पोस्ट मॉनसून वो काफ़ी मतलब अच्छा लेवल्स पे था हर स्टेट्स पे। जैसे कि हम राजस्थान के बारे में बात करें तो उधर भी सॉइल मॉइस्चर्स काफ़ी एबव नॉर्मल था। और बाकी स्टेट्स में भी जैसे एमपी हो गए, यूपी हो गए, तो जो ये पोस्ट मानसून रेनफॉल्स या मतलब जो मानसून के रेनफॉल था तो उसका मॉइस्चर रिटेंशन काफी अच्छा था। तो ये एक अच्छी वजह है जो कि टाइमली सोइंग को सपोर्ट किया इस साल। दूसरी वजह ये है कि एक तो पिछले साल जो हमने प्राइस मूवमेंट देखे, मतलब जो ऑनगोइंग मार्केटिंग ऐप चल रहा है, तो उसके दौरान किसानों को काफी मुनाफा हुआ मस्टर्ड सीड में। तो ये भी एक रीजन है कि इस बार किसानों का रुझान मस्टर्ड सीड की तरफ है रबी फसल में। क्योंकि अगर हम एमएसपी के बारे में बात करें तो 6,200 प्रति क्विंटल अभी जो नए नए सीजन वाला एमएसपी है। और जो मार्केट प्राइसेस है लगभग 7,200 पर क्विंटल पे चल रहा है, मतलब लगभग 1,000 रुपीज अपसाइड ही चल रहा है। तो ये सारे रीजंस है जो कि मतलब इस बार किसानों को काफी प्रेरित किया कि सरसों की बुआई करने के लिए। और तीसरा और एक रीजन है रेपसीड मील एक्सपोर्ट्स, जो आगे मैं और इसको विस्तार में चर्चा करूंगा। तो रेपसीड मील एक्सपोर्ट्स के वजह से भी काफी मतलब इस बार क्रशिंग अच्छा था रेपसीड का। और ये भी एक फैक्टर है कि अगर मील एक्सपोर्ट्स होता है, रेपसीड के क्रश ज्यादा होगा, तो हमें तो मतलब सरसों का अवेलेबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए मार्केट में। तो इन सारे रीजंस के वजह से इस बार थोड़ा सा हम एक्रेजेस को अपसाइड ही देख रहे हैं। और ओवरऑल जो अभी जैसे कि राजस्थान के बारे में बात करें तो लगभग आपका बुआई जो है 32.8 लाख हेक्टर्स में हो चुकी है, जो कि पिछले 24 नवंबर का रिपोर्ट में आई थी। और ये लगभग 91% जो इनका टारगेट है इस साल, 36 लाख हेक्टर्स बुआई का टारगेट है राजस्थान में, तो उसका लगभग 91% बुआई हो चुकी है। तो कुल मिला के ओवरऑल इंडिया में भी मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो इस साल की एक्रेजेस रहेंगे लगभग 91 लाख हेक्टर्स के रहेंगे, जो कि पिछले साल से करीब करीब 6% के अपसाइड ही रहेंगे ओवरऑल। तो अभी मतलब एग्जैक्ट कितना बताया सर आपने, उत्पादन कैसा रह सकता है लास्ट ईयर के मुकाबले? हाँ, बुआई जो है, बुआई के बुआई, क्षेत्र, हाँ, क्षेत्रफल जो है लगभग 91 लाख हेक्टर्स इस बार रह सकते हैं, जो कि ठीक पिछले साल से 6% के अपसाइड रहेंगे। ठीक ठीक है सर। अब सर, लास्ट ईयर अगर हम देखें तो थोड़ा सा उत्पादन के अंदर हमने देखा था थोड़ी कमी, थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अभी के करंट सिनेरियो में जो कि अभी आप नंबर बता रहे हैं बुआई को लेकर के, प्रोडक्शन को लेकर के आपका अनुमान जो है वो क्या है? रबी सरसों को लेकर के ये किस तरीके से देखने को मिल सकता है? हाँ, एज ऑफ नाउ अगर बात करें तो सारी सिचुएशंस फेवरेबल ही है क्रॉप के लिए, क्योंकि एक तो जो सोइंग है ये भी लगभग टाइमली हो रहा है या हो चुकी है कुछ स्टेट्स पे। और बाकी जो वेदर सिचुएशन है ये भी काफ़ी फेवरेबल था। जैसे कि सोयल मॉइस्चर के बारे में बात करें, काफ़ी सरप्लस लेवल पे है। और बाकी जैसे टेम्परेचर्स के में बात करें तो भी ये भी आइडियल कंडीशंस ही बन रहा है एटलीस्ट जर्मिनेशन के लिए एज ऑफ नाउ।
और आगे चल के भी अगर वेदर सपोर्टिव रहा दिसंबर और जैन में, और ज्यादा कुछ हम फ्रॉस्ट या पाला जो पड़ता है उसका इफेक्ट हम ज्यादा नहीं देखे, तो यील्ड में भी काफी बढ़ोतरी हो सकती है। तो कुल मिला के जो आज के डेट में मेरा अनुमान है, लगभग 8 से 10% प्रोडक्शन हायर रह सकता है पिछले साल के हिसाब से। और जैसे कि एक रेंज है 120 से 122 लाख टन्स का प्रोडक्शन हो सकता है आने वाले सीजन में। और पिछले सीजन का नंबर लगभग जो मेरा अनुमान है या जो भी इंडस्ट्री का एस्टिमेट है, लगभग 110 से 111 लाख टन का था। अच्छा, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जो हाई यील्डिंग सीड्स हैं उसका भी फ़ायदा जो है वो प्रोडक्शन में मिल सकता है। तो ये जो आपका अनुमान है उसमें वो भी आपने फैक्टर इन किया है या फिर बुआई पर ही फोकस करके आपने ये अनुमान निकाला है सर? नहीं, ये सारे फैक्टर्स को फैक्टर इन करके, जैसे हाई यील्डिंग सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स एप्लीकेशन हो गए, सोइल मॉइस्चर्स, फिर एनडीवीआई रेटिंग्स, सारे को फैक्टर इन करके आज के डेट के हिसाब से तो 8 से 10% हायर लग रहा है, लग रहा अनटिल है। अनलेस कुछ एडवर्स सिचुएशन ना आए जैन फेब में। ठीक। अ, ठीक है सर। सर, मंडियों के अंदर हमने देखा कि इस बार जो है सरसों की आवक थोड़ी कम रही क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ा प्रोडक्शन धीमा देखने को मिला था। अब चूंकि भाव बढ़ रहे हैं, आगे चल कर के क्या हम आवक में भी तेजी देख सकते हैं? क्या अनुमान आपका है इसको लेकर के? आवक जैसे अभी जो पिछले सीजन वाला मटेरियल है, उसका आवक तो लगभग आपका मान लो और 2-3 महीने में खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक तो न्यू क्रॉप भी आ जाएगी आपकी फरवरी के आसपास, 15 फरवरी के आसपास। और अभी जैसे कि क्रशिंग डिमांड भी थोड़ा अच्छी रहेगी, क्योंकि रेपसीड ऑयल का डिमांड भी सही रहेगा, जिस तरीके का अभी वेडिंग सीजन का डिमांड रहेगा उस हिसाब से। और इवन बाकी जो खल का भी डिमांड रहेगा। तो मेरे ख्याल से जो भी अराइवल से मतलब एकदम से पीक तो नहीं पकड़ेंगी, बट हाँ धीमी धीमी मतलब अराइवल्स निकलती रहेगी, क्योंकि नया सोर्सो भी आपका लगभग फरवरी मिड से तो आ जाएगी। ठीक सर। अब सर, प्रोडक्शन और बोइंग इन सब से थोड़ा सा आगे, उत्पादन और बुआई से आगे बढ़ते हुए, जो है सोइंग से आगे निकलते हुए जरा बात कर लेते हैं डिमांड को लेकर के। अपने डोमेस्टिक मार्केट में अगर सरसों और सरसों मिल दोनों की बात करें तो किस तरीके की डिमांड आप देख रहे हैं? क्या यहाँ पर भी इंक्रीज देखने को मिल सकता है? उसके बाद जरा बात करेंगे थोड़ी सी एक्सपोर्ट को लेकर, लेकिन पहले घरेलू डिमांड कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, घरेलू डिमांड जो है सरसों तेल का अगर हम बात करें, तो ये अभी नेक्स्ट 2-3 महीना तो थोड़ा बहुत मतलब सपोर्टिव ही रहेगा। एक तो क्या है कि वेडिंग सीजन डिमांड है, काफी सारी शादियां है एक दो 2-3 महीने में। और बाकी विंटर कंजम्पशन का भी एक ट्रेंड है, जो कि सरसों तेल का कंजम्पशन अच्छा खासा होता है इन सीजन्स में। और बाकी रेपसीड मील के बारे में बात करें, तो रेपसीड मील का जो घरेलू डिमांड है वो भी थोड़ा सपोर्टिव रहेगा अगले 2-3 महीने में, क्योंकि एक तो कैटल फीड सेक्टर में ये जनरली विंटर सीजन में ही डाला जाता है। मतलब इसका जो रेशनिंग होता है थोड़ा ज्यादा रहता है, मतलब विंटर सीजन में, ताकि जो मील का ईल्ड हो थोड़ा अच्छा खासा रहे। तो उस हिसाब से डिमांड तो थोड़ा सपोर्टिव ही रहेगा मेरे ख्याल से, दोनों में सर, मील को भी लेकर के? मील एंड ऑयल दोनों में। दोनों में, चलिए ठीक है। अब सर थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट को लेकर के। लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो अप्रैल से अक्टूबर तक के दौरान सरसों मिल के एक्सपोर्ट में हमने देखा थोड़ा सा बढ़ती देखने को मिली। हालांकि इस दौरान भारत ने चीन को जो है वो सरसों मिल का जो है एक बड़ा एक्सपोर्ट किया था, वो नंबर भी इसमें शामिल है। चीन की ओर से ये इम्पोर्ट क्यों बढ़ाया गया, इसकी के पीछे क्या आप रीज़न देख रहे हैं? और दूसरा, आगे क्या सरसों मिल के एक्सपोर्ट में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है क्या? इसको लेकर के क्या अनुमान है आपका? सरसों मील का जो एक्सपोर्ट्स है अप्रैल से अक्टूबर के ड्यूरेशन में लगभग 12.5 लाख टन के आसपास किया गया है। और इसमें से लगभग 43%, सॉरी 46% चीन को गया हुआ है। और बाकी 54% बाकी जो अपने जो ट्रेडिशनल डेस्टिनेशन है उसमें गया हुआ है। तो ये जो नंबर है चीन से ये इसी साल ही आया हुआ है, क्योंकि पिछले साल ना के बराबर ही था, लगभग 14,000 टन के आसपास था। बट इस साल हमने 5.82 लाख टन का चीन में हमने एक्सपोर्ट किया है सरसों मिल का। इसका बड़ा रीजन वही है कि जैसे चीन ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया था कनाडा का जो कैनोला ऑयल और कैनोला मिल है, जो भी रेपसीड ऑयल रेपसीड मिल जो उधर
बोला जाता है, मार्च 2025 से। तो उसके बाद ही हमने जो चाइना का मार्केट है उसका डिमांड लगभग इंडिया में ही शिफ्ट होते हुए हमने देखा है। इसी दौरान मतलब जो भी हमने एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी देखी है चाइना के साइड से, इसी दौरान ही आया हुआ है। बाकी इंडिया जैसे एक्सपोर्ट्स करते हैं बांग्लादेश, साउथ कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम जैसे मार्केट्स में भी। बट इस साल हालांकि थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड में ही रहा इन अप्रैल से अक्टूबर वाले महीने में। और जो भी मान लीजिए जैसे अराउंड 4 लाख टन का डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा हमने बाकी सारे ट्रेडिशनल डेस्टिनेशंस में, वही चाइना ने रिकवर कर लिया। मतलब चाइनीज डिमांड आते हुए हमने एक्स्ट्रा 5 लाख टन हमने निकाल दिया। मतलब अगर ये डिमांड ना आती चाइना की तरफ से तो जो ये एक्सपोर्ट्स हम देख रहे हैं 12.53, ये कहीं ना कहीं डाउन साइड ही रहता। ठीक। अच्छा सर, ये जो अब यूएस के साथ हम ट्रेड डील को लेकर के काफ़ी हद तक आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी क्लोज पहुंच रहे हैं, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है मस्टर्ड के लिहाज से? क्या भूमिका मस्टर्ड की कोई रहेगी, नहीं रहेगी, और क्या इससे थोड़ा सा बाज़ार खुलता हुआ दिखाई देगा? 2-3 महीने पहले हमने देखा काफ़ी अनसर्टेनिटी थी सरसों की मार्केट को लेकर के, मस्टर्ड के मार्केट को लेकर के। क्या अभी सिचुएशन यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में आप कैसे देख रहे हैं, और क्या एक्सपोर्ट का आउटलुक क्या देख रहे हैं आप खाली सरसों को लेकर के? हाँ, सरसों का मार्केट अगर हम देखते हैं तो ये यूएस इंडिया ट्रेड डील के हिसाब से ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में जो हम रेपसीड ग्रो करते हैं वो जनरली डोमेस्टिक डिमांड जो है उसी का ही ज़्यादातर रहता है। क्योंकि अपने जो रेपसीड ऑयल होता है वो ज़्यादा पंजेंट रहता है, जिस वजह से हमें मतलब इसका जो टेस्ट प्रेफरेंस है मेजरली इंडिया में ही इसको प्रेफर किया जाता है। बाकी अगर जैसे हम बाहर के कंट्रीज में ग्लोबली देखें तो कैनोला ऑयल रहता है, तो कैनोला ऑयल जनरली पंजेंसी कम रहता है उसमें, वो अदर ऑयल्स के जैसा ही रहता है, अदर एडिबल ऑयल्स जैसे सोया या सन रिलेटिवली वैसा ही रहता है जिसमें पंजेंसी कम रहता है। बट अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो एक जो टेस्ट प्रेफरेंस है उसके हिसाब से तो सरसों का जो डिमांड है इंडिया में सरसों तेल का, वो तो एक नीश डिमांड ही हम बोल सकते हैं, और वो स्टेबल ही रहेगा ये डिमांड, हालांकि बढ़ेगा साल भर साल। तो मेरे ख्याल से यूएस इंडिया ट्रेड डील से ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है मुझे अपने मतलब मस्टर्ड सीड उस पे, मस्टर्ड सीड एंड मस्टर्ड ऑयल पे। और इवन मस्टर्ड ऑयल के का भी जो है जैसे मस्टर्ड मील्स जो हमने एक्सपोर्ट देखा है उस पे भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो ये रिटेलिटरी टेरिफ है मार्च 2026 तक चाइना ने कनाडा के ऊपर लगाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो सीजन है पूरा पूरा तो आपका मतलब चाइना को हम एक्सपोर्ट करके ही निकलेंगे। और जैसे कि मैंने कई मतलब न्यूज़ आर्टिकल्स में पढ़े हैं जी। कि कई सारे नए कंपनीज भी जो चाइना के जीएसीसी है उनके तरफ से जो उनका जो एक्सपोर्ट इंफॉर्मेशन काउंसिल है उनके साथ भी जुड़ रहे हैं ताकि और रेपसीड मिल एक्सपोर्ट्स कर सके। तो ये डिमांड मतलब इस सीजन तो स्टेबल ही रहेगा। आगे चल के देखना पड़ेगा कि मार्च 2026 के बाद कैसा रिलेशन रहता है चाइना कनाडा के बीच में या ग्लोबल मार्केट्स में। उसके बाद ही कुछ हम डिसाइड कर सकेंगे कि नेक्स्ट ईयर का जो मील का एक्सपोर्ट्स आउटलुक है कैसा रहेगा। ठीक है। बाकी तो ट्रेडिशनल मार्केट है ही अपने पास। बिल्कुल सही है। चलते चलते सर, प्राइस आउटलुक को लेकर के अभी आप का व्यू क्या है, खास तौर से अगर हम शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों की बात करें तो? शॉर्ट टर्म में साइडवेज टू स्लाइटली बियरिश ही दिख रहा है मार्केट, जहां की सपोर्ट लेवल्स लगभग आपका 7050 रुपीज पर क्विंटल का दिख रहा है, और रेजिस्टेंस आ रहा है 7300 रुपीज पर क्विंटल का। मीडियम टर्म में अगर बात करें तो मीडियम टर्म में माइल्ड बुलिश ही दिख रहा है मार्केट, जिसमें एक ब्रॉडर रेंज है। क्योंकि मीडियम टर्म में लगभग आपको मान लीजिए न्यू क्रॉप का भी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, तो एक बार मार्केट थोड़ा करेक्शन ले सकता है, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हम देख रहे हैं 6800 पर क्विंटल लेवल्स पे, और अपसाइड हम देख रहे हैं 7600 रुपीज पर लेवल पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है एज ऑफ नाउ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत डिटेल में आपने पूरी सरसों को लेकर के तमाम चीज़ों पर बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से?
ऐसा मतलब इसमें मेरा या मेरे कंपनी का कोई पोजीशन है नहीं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पस हम ये शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बन करके और थैंक यू सो मस्टर्ड पे इतनी मच। डिटेल में बातचीत करने के लिए। तो हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आपको, अपने कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी टिप्पणी हमें अवश्य दीजिए। और आपकी टिप्पणियों को बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। कोई सवाल है तो भी पूछिए, हम कोशिश करेंगे अगले कार्यक्रम में एग्री मीटर के उसको कवर करें। किसी और एग्री कमोडिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो भी अपनी टिप्पणी बताएं। कोई सुझाव है कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए वो भी हमें भेजते रहें। अभी इजाज़त दीजिए, बोनस के साथ बने रहिए, नमस्कार।